राजा अनुभव सिंह अपने राज्य में बैठे हुए थे। तभी वहां पर एक अधकटा सिर आया और बोला, यह क्या सुन रहा हूँ महाराज, आपके बेटे की तबीयत बहुत दिनों से खराब है। तुम बिल्कुल सही सुन रहे हो अधकटे सिर। पिछले कुछ महीनों से हमारे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसका हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है। अगर महाराज, अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें पहले इस बात से अवगत क्यों नहीं कराया? अधकटे सिर, मुझे लगा कि हमारे बेटे को कोई छोटा मोटा बीमारी हो गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हें बताना उचित नहीं समझा। परंतु मैं राज्य के बड़े बड़े वैद्य से इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन हमारे छोटे बेटे राजकुमार की तबीयत ठीक होने का नाम भी नहीं ले रही है। जब बीमारी में जड़ी बूटी काम करना बंद कर देती है तो प्रार्थना ही काम आता है महाराज। मैं कुछ समझा नहीं अधकटे सिर। महाराज, मैं एक हाथी को जानता हूँ। जो लोग उसके पास जाते हैं वह स्वस्थ होकर ही आते हैं। उस बीमारी को परखने की बहुत ही अद्भुत शक्ति है। क्यों ना उस हाथी को यहाँ पर लाया जाए? वह महाराज जंगल के लड़ती हुई पशुओं की हत्या की वजह से वह दूर रहता है, इसीलिए वह जंगल की गुफा के पास रहता है। अगर आप चाहते हैं तो महाराज, मैं आपको वहां पर पहुंचा सकता हूं। राजा अनुभव सिंह उस हाथी से मिलने के लिए बहुत देर तक इंतजार किए। अगले सुबह राजा घोड़े पर बैठकर अधकटे सिर के साथ गुफा के पास जाने लगे। महाराज, यह वही अद्भुत हाथी है जो किसी भी बीमारी को भाप कर उसे मिट्टी में मिला देता है। राजा ने सारी बात हाथी को बता दिया और फिर हाथी बोला, महाराज, आपके बेटे को विचित्र बीमारी है जो जड़ी बूटी से ठीक नहीं होगी, बल्कि एक उपाय है जिससे आपके बेटे की बीमारी ठीक हो सकती है। तो जल्दी उपाय बताइए हाथी महाराज। महाराज, आपके बेटे को कोई बीमारी नहीं है। इसके जन्म कुंडली में गड़बड़ी है। इसे ठीक करने के लिए आपको दूसरी विवाह करना होगा। दूसरे विवाह के पश्चात जो संतान होगी उसको अपने बेटे के साथ 2 साल तक स्पर्श कर कर रखना पड़ेगा, जिससे जो भी उसके जन्म कुंडली में गड़बड़ी है वह खींचकर बाहर निकाल दे। यह सुनकर राजा अनुभव सिंह चौंकते हुए बोला, महाराज, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारी पत्नी, बेटा, समाज, यह सारे लोग क्या सोचेंगे? अगर हमने विवाह करके नई पत्नी लाया तो उन्हें यह लगेगा कि मैं अपने राजकुमार को भविष्य में राजा नहीं बनाऊंगा। महाराज, बहुत सारे राजा तो 2-2, 3-3 शादी करते हैं। आप तो सिर्फ अपने बेटे के तबीयत को ठीक करने के लिए दूसरी शादी कर रहे हैं। समय की यही मांग है महाराज, लेकिन ध्यान रहे आपको एक गरीब औरत से शादी करनी होगी। वह हाथी महाराज की बात सुनकर वह चिंता में पड़ गया और वह वहां से महल की ओर निकल गया। अद्भुत हाथी ने तो आपको एक सरल उपाय बताया है महाराज। इसमें चिंता करने की क्या बात है? अधकटे सिर, तुम जानते हो ना मेरी पत्नी कितनी गुस्सैली है। कहीं मेरी पत्नी के दिमाग में यह ना आ जाए कि उसके बच्चे को छोड़कर हम अपने दूसरे बच्चे को राज सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं होगा महाराज। मैं आपकी पत्नी सुकन्या जी को मैं समझा दूंगा। वह सब तो ठीक है अधकटे सिर, लेकिन मैं विवाह करूं तो किससे करूं? आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है महाराज। हाथी महाराज ने बताया है कि किसी गरीब औरत से विवाह करना होगा। मैं एक ऐसी गरीब कन्या को जानता हूँ जो राज्य के दूसरे कोने में रहती है और वह दूर झोपड़ी में भी रहती है, जिसका नाम चंद्रावती है। तो ठीक है, मैं उसके पास स्वयं जाऊंगा। राजा अनुभव सिंह अधकटे सिर के साथ उस गरीब झोपड़ी में चले गए, जो कि देखने में तो बदसूरत थी, लेकिन उसका विचार बहुत ही अच्छा था। तभी राजा देखकर चौंक गए। इस गरीब के घर में राजा स्वयं पधारे हैं। क्या कुछ गलती हो गई है महाराज?
तुमसे कोई गलती नहीं हुई है चंद्रावती। असल में मैं तुमसे विवाह करने के लिए आया हूँ। मैं कुछ समझी नहीं महाराज। महाराज आपसे विवाह करना चाहते हैं चंद्रावती। यह सुनकर चंद्रावती अविश्वास रूप से राजा को देखने लगी। तुम अनाथ हो, अगर तुम्हारा राजा से विवाह हो गया तो तुम्हारा पति मिल जाएगा और एक जीवन में रानी की तरह तुम जिंदगी को व्यतीत करोगी। तभी राजा अनुभव सिंह अधकटे सिर से बोले, नहीं अधकटे सिर, मैं सबसे पहले इन्हें सारी बात बताऊंगा। अगर यह बातें सुनकर विवाह करने के लिए तैयार हुई तो तभी मैं शादी करूंगा। राजा अनुभव सिंह अपने बेटे की बीमारी के बारे में सारी बात बताया और उसका उपाय भी बताया कि वह कैसे ठीक होता है। इसीलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ चंद्रावती। इसीलिए तो कहूँ, अचानक हमारे छुपे हुए तारे कैसे जगमगा उठे। अगर बात ऐसी राजकुमार की है तो मैं अपनी प्राण देकर भी उन्हें बचाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसका मतलब तुम हमसे विवाह करने के लिए तैयार हो? चंद्रावती शर्माते हुए बोली, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। उसी दिन महाराज चंद्रावती से विवाह कर लिया। समय ऐसा ही बीतता गया। 1 वर्ष के पश्चात ही चंद्रावती को एक पुत्र को जन्म दिया। जैसे ही महाराज उसे उठाया तो अंदर से पिता का प्रेम जग उठा। तभी चौंकते हुए रानी चंद्रावती से बोले, आज तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया चंद्रावती। मैं अपने बेटे का नाम जय रखूंगा। महाराज, आप हमारे बेटे को राजकुमार जी के पास सुला दीजिए, जिससे स्पर्श होने की वजह से उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। अब तो मैं अपने बेटे को 2 वर्ष के बाद ही देखूंगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी रानी चंद्रावती। राजा अपने पुत्र को राजकुमार के पास ले गए और उसको सटाकर सुला दिए। उस दिन से ही रानी सुकन्या उस पुत्र को देखभाल करने लगी। ऐसे ही 2 वर्ष बीत गए। रानी सुकन्या अपने पति राजकुमार अनुभव से कही, महाराज, हमारे राजकुमार बेटे की तबीयत बहुत ही स्वस्थ हो गई है। वह सही से खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है और बातें भी कर रहा है। इसका मतलब हाथी महाराज का कही हुई बातें मानने से हमारे पुत्र की तबीयत ठीक हो गई। अब इस बच्चे को असली माँ के पास ले जाइए। मैं तो सिर्फ अपने बेटे राजकुमार को तबीयत को ठीक कराने के लिए इसका पालन पोषण कर रही थी। यह सुनकर राजा अनुभव सिंह चौंकते हुए बोले, यह आप क्या कह रही हैं महारानी? मैं सही कह रही हूँ महाराज। आप क्या जाने एक सौतन के पुत्र को पालन पोषण करने में दूसरी स्त्री पर क्या बीतती है। इससे पहले मैं अपने हाथों से मार दूं, इसे तुरंत हमारे आंखों के नजरों से दूर ले जाइए। अपनी सुकन्या रानी के मुंह से यह बात सुनकर बहुत बुरा लगा। तभी राजा अपने पुत्र जय को उठाकर चंद्रावती को दे देते हैं। जैसे ही महाराज चंद्रावती के कक्ष से बाहर निकलते हैं तभी उनकी मुलाकात राजकुमार अपनी बेटे से होती है। पिताजी, आपने कहा था कि जब मैं स्वस्थ हो जाऊंगा तब आप मुझे इस राज्य का राजा घोषित कर देंगे और वह समय आ गया। आप मुझे राजा घोषित कर दीजिए। पुत्र, मुझे याद है जो मैंने कहा था। मेरे द्वारा दिए गए वादे के अनुसार मैं आज ही तुम्हें राजा घोषित करूंगा। राजा अनुभव सिंह ने उसी समय अपने पुत्र को राजा बना दिया। लेकिन ऐसा करते ही राजा अनुभव सिंह बुरी तरह से बीमार पड़ गए। काफी इलाज होने के बाद भी उनकी बीमारी ठीक न हुई। एक दिन राजा राजकुमार अपने दरबार में बैठकर नए मित्र अशोक के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अधकटे सिर दरबार में आया और राजा राजकुमार से बोला, महाराज, आपके पिता की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने आपको याद किया है। राजा राजकुमार तुरंत अपने पिता से मिलने के लिए कक्ष में पहुंचे। राजा अनुभव सिंह ने अपने पुत्र से बोला, मुझे नहीं लगता अब कभी मैं स्वस्थ हो पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे जीते जी तुम्हारा विवाह संपन्न हो जाए। मैं पड़ोसी राज्य के राजा लंगम सिंह से पुत्री शुभ लक्ष्मी से तुम्हारा विवाह तय कर दिया हूँ।
जैसी आपकी इच्छा पिताजी, जहाँ मुझे आप विवाह करने के लिए कहेंगे मैं वही करूँगा। कुछ ही दिन में राजकुमार की शादी शुभ लक्ष्मी से हो गया। विवाह के कुछ समय बाद ही राजा संसार छोड़कर चले गए। ऐसे ही समय बीतता गया। लगभग 10 वर्ष के बाद जय 12 वर्ष का हो चुका था। एक दिन शुभ लक्ष्मी अपने पति राजकुमार से बोलती है, आपका सौतेला भाई 12 वर्ष का हो चुका है हाँ, मुझे पता है। और हमारा पुत्र 5 वर्ष का होने वाला है। हाँ, मुझे यह भी पता है, लेकिन यह सारी बात तुम मुझसे क्यों कह रही हो? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वही जो आप भविष्य में देखना नहीं चाहते हैं। पहली मत बुझाओ शुभ लक्ष्मी, यह बताओ कि बात क्या है। देखिए, आपका भाई 12 वर्ष का हो चुका है और कुछ ही वर्ष में जवान हो जाएगा, जबकि आप धीरे धीरे बूढ़े होते जा रहे हैं। जब वह जवान हो जाएगा तब वह भी अपना दावा पेश करेगा, पर उसका अधिकार भी बनता है। आखिर उसके अंदर भी उसके पिता का खून दौड़ रहा है। भले ही और तुम्हारी माँ का खून न हो, लेकिन आपके पिता का खून उसमें भी है। शुभ लक्ष्मी को यह सारी बात बोलते ही वहाँ पर उसकी माँ आ गई और बोली, शुभ लक्ष्मी बिल्कुल सही कह रही है बेटा। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए माँ? सही चीज हमेशा सही जगह होनी चाहिए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे तबीयत को ठीक करने के लिए चंद्रावती से ब्याह किया था। तुम तो स्वस्थ हो गए। अब चंद्रावती को इस महल में कोई जरूरत नहीं है। इससे पहले वो अपने पुत्र से राज हथियाने के लिए कहे, तुम्हें उस पुत्र को और उसकी माँ को धक्के मारकर इस महल से बाहर करना होगा। अपनी पत्नी और माँ के बातों को सुनकर बोला, आप सही कह रही हैं माँ, आज ही मैं उन दोनों को धक्के मारकर इस राज्य से निकाल दूंगा। राजा राजकुमार ने ऐसा ही किया। अपने सौतेली माँ और अपने भाई को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। तभी चंद्रावती राजा से बोलती है, ऐसा अन्याय मत कीजिए महाराज। मैं अपने पुत्र को लेकर कहाँ जाऊंगी? वैसे भी हमारे पुत्र कुछ दिनों से बहुत ज्यादा बीमार है। तुम कहीं पर भटको, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर तुम दोनों इस राज्य में नजर आए तो उसी समय तुम दोनों की हत्या करा दूंगा। यह हमारा आदेश है। तभी वहाँ पर अधकटा सिर आया और बोला, ऐसा अन्याय मत कीजिए महाराज, यह आप क्या कर रहे हैं? अधकटे सिर, आपने हद में रहो। जानते हो ना, तुम राजा के बातों को उल्लंघन करने वालों को भी गद्दार घोषित कर दिया जाता है। इससे पहले मैं तुम्हें गद्दार घोषित कर दूं और इस माँ और बेटों के साथ भटकने के लिए मजबूर कर दूं। यहाँ से तुम जल्दी चले जाओ। अधकटा सिर वहाँ से उड़ते हुए चला गया। बेचारी चंद्रावती 12 वर्षीय पुत्र को लेकर जंगल चली गई। जय वैसे भी बहुत बीमार था। ज्यादा दूर चलने की वजह से उसका गला प्यास से सूखने लगा। वह अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है। चिंता मत करो बेटा, यहाँ पर आसपास तालाब जरूर होगा। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। चंद्रावती पागलों की तरह तालाब को इधर से उधर खोजने लगी। बहुत देर के बाद उसे तालाब मिल गया। चंद्रावती अपने पुत्र को लेकर तालाब पर पहुंची थी कि तभी उसका पुत्र जय वहां पर बेहोश हो गया। तुम्हें क्या हुआ बेटा? अपनी आंखें खोलो, देखो तालाब आ गया। अब तुम तालाब से बहुत सारे पानी पी सकते हो। सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दी उठो बेटा, जल्दी उठो। परंतु जय ने अपनी आंखें नहीं खोली। चंद्रावती समझ गई कि उसका पुत्र इस संसार में नहीं रहा, तो वह फुट फुट कर रोने लगी। तभी वह हाथी दौड़ता हुआ पानी पीने के लिए आया। जब वह चंद्रावती को रोते हुए देखा तो बोला, जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही मिलता है। चंद्रावती हाथी को सारी घटना बताते हुए बोली, आखिर हमें क्या मिला हाथी महाराज? मेरे पति भी छोड़कर चले गए और मेरा पुत्र भी छोड़कर चला गया, और हद तो तब हो गई जब मुझे महल से धक्के मार के निकाल दिया गया। चिंता मत करो, तुम अपने बेटे के शव को इस तालाब के पास मिट्टी में दबा दो।
जो लोग ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उन्हें पापों का सजा अवश्य मिलेगा, अगर जिन्होंने तुम्हारे बातों को आकर पाप किया है उन्हें भी मिलेगा। वह जीवन भर पाप को याद करते रहेंगे। चंद्रावती रोते हुए तालाब के किनारे मिट्टी में अपने पुत्र को दबा दी। इस तालाब के उस पार गुफा है, अगर तुम चाहती हो तुम हमारे साथ रह सकती हो। वैसे भी हमको इस संसार के मोह माया से भंग हो गया हूँ। हाथी महाराज, मैं अपना जीवन को एकांत में बिताना चाहता हूँ। चंद्रावती उस हाथी महाराज के साथ रहने लगी। एक दिन चंद्रावती की नजर तालाब के किनारे पड़ी, जहाँ पर सुंदर वृक्ष लगा हुआ था जिस पर एक मटका लटका हुआ था। चंद्रावती हैरान होकर हाथी महाराज से बोली, हाथी महाराज, यह कैसा चमत्कार है? तुम जिस मटके को देख रही हो इसको अपना पुत्र जय ही समझो। तुम्हारे पुत्र की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा इस मटके में समा गई है। अगर चाहती हो तो तुम बात भी कर सकती हो। यह सच में हाथी महाराज, यह तो हमारे लिए खुशी की बात है। बेटा जय, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? हाँ माँ, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ और तुम्हें देख भी रहा हूँ। बेटा तुम मुझे माफ कर दो, मैं बहुत कोशिश की लेकिन मुझे बचा नहीं पाई। नहीं माँ, ऐसा मत कहो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। समय ऐसा ही बीतता रहा। एक दिन राजा की पत्नी, पुत्र और उसकी माँ की तबीयत बहुत ही खराब हो गई। राजा राज्य के बड़े बड़े वैद्य को बुलाया, लेकिन सभी लोगों ने अपनी हाथ खड़ा कर दिया। तभी राजा राजकुमार को अधकटे सिर को याद किया और उन्होंने सैनिक भेजा उसे बुलाने के लिए। तुरंत यहाँ पर अधकटे सिर को बुला कर लाओ। तभी कुछ देर बाद वह अधकटा सिर वह राज्य महल में राजा के पास आया और बोला, आप हमको यहाँ पर क्यों याद किए महाराज? आपने तो मुझे इस महल से निष्कासित कर दिया था। राजा राजकुमार सारी घटना को बताते हुए अधकटे सिर से बोला, जब मैं बीमार पड़ा था तब तुमने हमारे पिताजी को मदद की थी। आज मेरी माँ, पत्नी और बेटा तीनों लोग बीमार हैं। तुम्हारे पिता तुम्हारे जैसा घमंडी नहीं थे राजन। तुमने निर्दोष माँ बेटे को धक्के मारकर इस महल से निकाल दिया। उन माँ बेटों की हाय तो एक दिन ना एक दिन लगनी ही थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ अधकटासिर। मैं अपने पापों का पछतावा करने को भी तैयार हूँ, परंतु आप मुझे यह बताइए कि वह हाथी महाराज कहाँ रहते हैं जिन्होंने मुझे ठीक करने का उपाय बताया था। जी तो करता है मैं तुम्हारे बातों को इनकार कर दूं, परंतु तुम्हारी तरह मैं नहीं हूँ। इतना बोलकर अधकटा सिर ने बता दिया हाथी महाराज कहाँ रहता है। तभी राजकुमार राजा घोड़े पर बैठकर अधकटे सिर के साथ उसके तरफ निकल गए। कुछ समय सफर करने के बाद उन्होंने एक गुफा के पास पहुंचा। हाथी महाराज, जो करना है कीजिए, लेकिन हमारे परिवार को घातक बीमारी से बचा लीजिए। राजकुमार राव ने हाथी महाराज को सारी बात बता दिया। सारी बात सुनने के बाद वह हाथी बोला, महाराज, संसार में सिर्फ एक पेड़ है जिस पर एक ही मटका है और उस मटके को फोड़ते ही किसी एक लोगों की जान बचाई जा सकती है। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया और बोला, आप क्या कहना चाहते हैं हाथी महाराज? सीधी सी बात है महाराज, तीनों में से किसी एक को ही स्वस्थ किया जा सकता है, परंतु दोनों लोगों की अपनी जान को गंवानी होगी। लेकिन महाराज, वह मटके को आपको ही उतारना है। उससे पहले आपको उस वृक्ष के मालिकिन से आज्ञा लेनी पड़ेगी महाराज। हाथी महाराज ने उसी तालाब के किनारे ले गया जहाँ पर वृक्ष था। तभी रानी चंद्रावती को देखते हुए बोला, अरे यह तो हमारी माँ है, जो रानी चंद्रावती हैं, जिन्हें मैं अपमानित कर बाहर निकाल दिया था। सही कह रहे हैं महाराज, यह वही चंद्रावती है और यह पेड़ की मालिकिनी यही है। एक मटका है जिसे तोड़ने से किसी एक के जीवन बच सकता है, लेकिन आपको जान के आश्चर्य होगा, वह साधारण मटका नहीं है, वह आपके सौतेले भाई की जय की ही है। यह आप
क्या कह रहे हैं महाराज? मैं सही कह रहा हूँ महाराज। आप अपनी माँ और पत्नी में के बातों में आकर एक निर्दोष माँ बेटे को घर से धक्के मार के निकाल दिए। चंद्रावती का पुत्र पहले से ही बीमार था। बेचारा तालाब के पास आकर भी वह पानी न पी सका, अपनी जान को गंवा बैठा। आपको वही कुकर्मों का फल को भोगना पड़ेगा महाराज। तभी राजकुमार चंद्रावती के पास जाते हुए बोले, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर मैं अपनी माँ और पत्नी की बात नहीं मानी होती तो आज यह मुझे मुंह नहीं देखना पड़ता। तभी वह सारे घटना बताते हुए अपनी माँ चंद्रावती से बोला, मुझे इस फल को तोड़ने का स्वीकृति दे दो माँ। इसी मटके से किसी एक परिवार में किसी एक लोगों को जीवन मिल सकती है। राजा राजकुमार की बात सुनकर वह पेड़ पर लटके हुए मटके को देखी। माँ, तुम मटके को तोड़ने का इजाजत दे दो। आज मेरा भाई मुसीबत में है और मैं उसकी मदद के बिना नहीं रह सकता। पर बेटा तुम। उसकी चिंता मत करो माँ, यह मटका जैसे ही वो हमारा भाई लेगा, इसका आत्मा निकलकर मेरे पेड़ के तनों में समा जाएगा। राजा राजकुमार, तुम्हारे पिताजी भी हमारे पास आए थे और मैंने उन्हें खाली हाथ नहीं लौटाया था, क्योंकि हमारे अंदर इंसानियत जिंदा थी और आज भी जिंदा है। और तुम्हें आज ही मुझे विश्वास करना पड़ेगा। अगर आज तुम मेरे पास आए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं वापस भेजूंगा। अगर इस मटके से किसी एक का जीवन दान मिल सकता है तो तुम इसे तोड़कर ले जाओ। राजा राजकुमार ने उस मटके को ले लिया और रोते हुए माँ से बोला, आप ही मुझे बताइए माँ, इस मटके को मैं किसके सामने तोड़ूं जिससे किसी एक की जीवन हमारी दान के रूप में मिल जाए। तुम्हारी माँ और पत्नी मन से अशुद्ध थी, इसीलिए उनको संसार में रहने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन तुम्हारा पुत्र अभी 5 वर्ष का है, वह बेचारा जानता भी नहीं कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। तुम्हें अपने पुत्र को बचाना चाहिए और जब वह बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें उसे इंसानियत का पाठ पढ़ाना चाहिए, जैसे तुम्हारे पिताजी थे। राजा राजकुमार नम्न आंखों से वहां से चला गया और उस मटके को ले जाकर पुत्र के सामने तोड़ दिया, जिसके वजह से उसका पुत्र स्वस्थ हो गया। लेकिन उसकी माँ और पत्नी दोनों इस संसार को छोड़कर चली गई।